दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है। 6 से 12 तक सभी क्वेश्चन वन लाइनर है। विशेष आकर्षक इसमें यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। जितने भी आपके राज्य स्तरीय परीक्षा है और केंद्र से संबंधित संघ लोक सेवा आयोग विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हम लोग जो है जितने भी इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, राज्य व्यवस्था, भूगोल, विश्व का भूगोल, भौतिकी, विज्ञान में जितने आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी, साथ में पर्यावरण, इन सभी पॉइंट जो भी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, इतिहास है, और भी जितने भी इससे महत्वपूर्ण पॉइंट है इतिहास में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का जो इतिहास है, सभी को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हुए इसमें इतिहास का शुरू करेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। आप जितने भी एग्जाम देंगे, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या फिर अंडर ग्रेजुएट वाला सीबीटी 2 हो, बिहार एसएससी हो, सीजीएल हो, सभी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बेस होता है। हर एग्जाम के लिए जितने भी आपके जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, सब आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। प्राचीन भारत में जितने भी देख रहे हैं, पाषाण काल, हड़प्पा, वैदिक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव, भागवत धर्म, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबको लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में अगर आप लोग करंट अफेयर करना चाहते हैं, अभी जो लास्ट एडिशन आया है एडुटेरिया का, एसपीडी का, तो उसको जरूर करिएगा। उसका भी जो है चालू हो गया है, शुरू हो गया है क्लास, तो उसको भी जरूर आप लोग देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है आज का, प्राचीन भारत का इतिहास, इसको शुरू करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहला है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रम का जो विवरण होता है, उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? इसको राजतरंगिणी को माना जाता है। इसका रचयिता कौन है? कल्हण है। राजतरंगिणी जो है ये कल्हण रचयिता है। ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अगला है कि उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो इसको आहत सिक्के कहा जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले जो प्राचीनतम सिक्के हैं, इसको आहत सिक्का कहा जाता है। सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? तो मुद्रा शास्त्र या फिर न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। डॉक्टर प्राइमरोज को जो है प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो ये जो है स्टुअर्ट पिगट की कृति है। स्टुअर्ट पिगट इसकी कृति है। अगला है कि चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो चीनी यात्रियों ने, जो यात्री है चीन के, वो उन्होंने इंतु का प्रयोग किया है। भारत के लिए इंतु का प्रयोग किया है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्कीर्ण लेख का जो अध्ययन है उसको अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेख शास्त्र। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो सर्वप्रथम जो है भारतवर्ष नाम उल्लेख जो है ये हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो ये सबसे पहले जो है V.A. स्मिथ ने तैयार किया है। V.A. स्मिथ ने। इतिहास अगर बात करें दोस्तों, तो इतिहास को हम लोग जो है 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल, जो मानव की उत्पत्ति से ये जो है 3000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है, इसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ये जो है प्रागैतिहासिक काल, इसको ये जो है घटना कब का है? 3000 ईस्वी पूर्व तक का है। पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस काल में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी इस काल में कोई लिखने का जो प्रूफ है वो नहीं उपलब्ध है। तो इसको हम लोग जो पुरातात्विक काल, यानी जो पुराने समय का जो खोज हुआ है उसके अनुसार इसको अध्ययन करेंगे।
दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल कब का है? 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है उसको हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन किंतु अपठनीय है, यानी इसको पढ़ा नहीं गया है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है आदि ऐतिहासिक काल का, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। कब से कब तक है? ये जो है 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का है। उसके बाद है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कहते हैं हम लोग 600 ईस्वी पूर्व से आगे का जो काल है उसको ऐतिहासिक काल में हम लोग रखते हैं। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है, यानी ऐतिहासिक काल का हमारे पास पुरातात्विक जो साक्ष्य भी है और साहित्यिक यानी लिखित वाला जो है दोनों साक्ष्य उपलब्ध है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। पहले प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। जो है प्राचीन भारतीय इतिहास, इसको जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक जो ग्रंथ है उसका, ऐतिहासिक ग्रंथ है उसका भी, और पुरातात्विक जो साक्ष्य है उसका, और साथ में विदेशी जो आए थे उन्होंने अपने पुस्तक में जो भी लिखे हैं, जो बताए हैं, तो वो विदेशी का विवरण जो है उसके अनुसार भी हम लोग जो है इसका अध्ययन करेंगे। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे कहा जाता है? किसको माना जाता है? तो ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो पौराणिक जो है मान्यता है उसके अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा थे वैवस्वत मनु थे। मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो वायु पुराण में दोस्तों जो है गुप्त वंश का उल्लेख है। वायु पुराण गुप्त। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है ये कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है, इसे संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। तो ये जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? ये जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों मत्स्य पुराण जो है ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? ये मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दोस्तों किधर से लिखी जाती है? ये दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। हम लोग जो लिखते हैं ये बाएं से दाएं की ओर, यानी इधर से इधर, बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, लेकिन खरोष्टी लिपि जो है ये दाएं से बाएं की ओर, इधर से इधर लिखा जाता है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति से जो है गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है मानी जाती है? तो स्मृति ग्रंथ की बात करें तो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है कौन? मनु स्मृति है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो शुंग काल का जो मानक ग्रंथ है उसको मनु स्मृति को कहा जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? स्त्री को जो है पुरुष की अर्धांगिनी ये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? पुरालेख विद्या शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है, को हम लोग पुरालेख विद्या कहते हैं। पुरावशेष का महानतम अन्वेषण किसे माना गया है? ये डार्विन को माना गया है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसको माना जाता है? डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है ये रेहला नाम से प्रसिद्ध है। हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो हेनसांग जो है ये दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का जो है अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय। अगला है प्रमुख अभिलेख और संबंधित जो शासक है उसके बारे में देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, हर एग्जाम में लगभग आपको महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को इसमें से मिलेगा। ठीक है, तो कहला कह रहा है कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। हाथी गुफा
कलिंग नरेश खारवेल। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। अगर नासिक अभिलेख की बात करें तो ये गौतमी बलश्री से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो ये रुद्रदामन से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये प्रयाग जो है स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख ये प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। देवपारा अभिलेख किससे संबंधित है? ये बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। भितरी व जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? ये स्कंद गुप्त से संबंधित है। बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की जानकारी मिलती है बौद्ध स्तंभ लेख से। हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो हेनसांग जो है सीयू की नाम से एक पुस्तक है। इसका जो है लेखक कौन है? हेनसांग है। इसमें इनके यात्राओं के बारे में वर्णन किया गया है। हेनसांग जो है ये दोस्तों हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताब उल हिंद जो है ये अल बरूनी ने रचना किया था। मोरक्को का यात्री था कौन? इब्न बतूता। भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोरक्को यात्री था कौन? इब्न बतूता था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था इसके दरबार में और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो मार्को पोलो जो है ये पांड राज्य की बारे में लिखा है। मार्को पोलो किसके बारे में लिखा है? तो पांड राजाओं के बारे में लिखा है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग देख लेते हैं चीनी लेखक और उसका जो वर्णन है रचना और यात्रा के बारे में उसको देख लेते हैं। सबसे पहला लेखक है कौन है? फाहियान। कहाँ का है? चीन का। कब आया था? 399 से 414 ईस्वी में आया था। इसके रचना है भारत दशा का विवरण। भारत दशा का विवरण यात्री विवरण में है कि यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कोढ़िया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी राजमहल को देव निर्मित बताया है। किसने? फाहियान ने। हेनसांग कब आया था? तो 629 से लेकर 645 तक है इनका समय हेनसांग का। और इनका जो रचना है ये सीयू की है यानी पाश्चात्य संसार के लेख के बारे में है। हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शीलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित भी कहा जाता है। किसको? हेनसांग को। उसके बाद है इत्सिंग के बारे में। इत्सिंग के बारे में कहता है इसका जो है समय इत्सिंग का 673 से 675 ईस्वी है और इसकी रचना प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं हैं। इन्होंने इत्सिंग ने बौद्ध भिक्षुओं के जो है आत्मकथा के बारे में लिखा है। इनके बारे में विवरण है कि चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। कौन है? ये इत्सिंग है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कब मिलता है? तो ये 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी किसी के सती होने का प्रमाण किसमें मिलता है? भानुगुप्त का अभिलेख है। एरन अभिलेख कब हुआ था? ये तो 510 ईस्वी में मिला था। नहीं, इसमें मिलता है भानुगुप्त का जो अभिलेख है तो इसमें से है सती प्रथा का प्रथम मिलता है विवरण। 510 ईस्वी याद रखिएगा, काफी पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला जो हम लोग करेंगे पाषाण काल, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाइएगा। क्योंकि इतिहास है, आप लोग कमेंट करिएगा तो और लंबा वीडियो हम बना देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाषाण काल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप लोग को दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में बहुत जल्द हम लोग जो है बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट है उसको शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है। एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।